हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती एंड आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो सीए, सीएस, सीएमए कर रहे हो या चाहे वो किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, एक स्टूडेंट के दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है एंड मेरे से बहुत सारे बच्चे इस चीज के बारे में पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस चीज के ऊपर एक कंक्रीट आइडिया बच्चों को दी जाए। द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट इज, क्या सर सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई की जा सकती है विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी गाइडेंस? अगर मैं किसी सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी करना चाहूं तो क्या वो सेल्फ स्टडी करना चाहिए? वो सेल्फ स्टडी करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और सेल्फ स्टडी किस तरीके से करनी चाहिए? सर हमें थोड़ा सा इसके बारे में सर हमें बताओ। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये एक तरीके का, अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ट्यूशंस नहीं लेना चाहता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर, चाहे फाइनेंस की प्रॉब्लम हो बच्चे के, चाहे बच्चे के पास टाइम की कमी हो, और चाहे बच्चा खुद एक ट्राई देना चाह रहा हो उस सब्जेक्ट को, कोई भी बच्चा हो, अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो ये वीडियो बहुत 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 काम आ सकता है आपके। और इस वीडियो में अभी मैं जिस टॉपिक को ले रहा हूं, एक नॉर्मल स्टूडेंट या एक नॉर्मल इंसान जब इस वीडियो को देखेगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट की एक टीचर ये वीडियो बना रहा है, एक टीचर ये वीडियो बना रहा है, तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा टीचर तो बायस रहेगा ही, बोलेगा ट्यूशन लो, ट्यूशन नहीं लेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। लास्ट तक ये वीडियो में रहिए, आपकी थिंकिंग में चेंज कर दूंगा। डन है ना बात? आपको अगर ऐसा लगता है कि टीचर्स ने एक बिजनेस खोल रखा है जहां पर उन्हें बहुत मोटी कमाई हो रही है, मेहनत भी ऐसी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, पूरे दिन बैठ के पढ़ाओ और लाखों में रुपए कमाओ, ये जो आपका नोशन है, ये मैं जरूर आपको बोलूंगा कि आपको बात करनी चाहिए। जो टीचर आपसे कंसर्न्ड, अगर आप किसी को जानते हैं, जरूर उनसे बात करें और आपको थोड़ी सी एक अच्छी आइडिया लगेगी किस तरीके से एक टीचर अपनी लाइफ जीता है और किस तरीके से वो मेहनत करता है चीजों को लेकर। डन। मैं इस वीडियो में जो एस्पेक्ट्स कवर करूंगा सेल्फ स्टडी के, टोटल 4 पार्ट में मैं सेल्फ स्टडी के इस टॉपिक को डिवाइड करूंगा। सबसे पहला मैं आपको समझाऊंगा सेल्फ स्टडी करने के फायदे क्या है, क्यों एक स्टूडेंट को, क्यों एक किसी को भी, किसी भी एज में हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, क्यों सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। नंबर 2, सेल्फ स्टडी करते समय क्या कॉशन रखना चाहिए आपको दिमाग में, या क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सेल्फ स्टडी करते समय आपको आ सकती है। तीसरा, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टिप्स या कुछ बेसिक चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। और चौथा सेल्फ स्टडी करने के स्टेप्स, किस तरीके से आप एक सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी मोड में प्रिपेयर कर सकते हो। टोटल 4 एस्पेक्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो मेरे को डिस्कस करना है वो है सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस। क्यों स्टूडेंट को या क्यों किसी भी पर्सन को सेल्फ स्टडी का ट्राई करना चाहिए और सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, चाहे वो एक ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, 2 ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, बट सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। क्या इंपॉर्टेंस है सेल्फ स्टडी का? सबसे पहले हम लोगों को वो समझना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, सेल्फ स्टडी आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को इनहैंस करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है ट्यूशंस में, या अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो, आप ना बिफोर अप्लाइंग योर ओन ब्रेन, अप्लाइंग योर ओन कॉन्साइंस, अप्लाइंग योर ओन इंट्यूशन, आप हमेशा ये सुनते हो और समझने की कोशिश करते हो सामने वाला बंदा क्या समझा रहा है। आप उसके व्यू पॉइंट को पहले समझते हो और फिर अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप इस चीज को अपनी तरीके से सोचकर अपने माइंड में उस चीज को बैठाने की कोशिश करते हो।
कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो अपने टीचर की बात को ही फाइनलाइज समझ के उसी चीज के ऊपर 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करके एग्जाम के लिए रेडी तो हो जाते हैं, बट बच्चे को उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज बहुत बार मिस हो जाता है। सेल्फ स्टडी करने से ये इंटरप्रिटेशन स्किल, ये नॉलेज, क्योंकि आप रॉ एकदम रॉ से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, खुद से आपको समझना है, खुद से आपको सीखना है। जब आप वो फोकस, वो टाइम के साथ पढ़ाई करते हो तो वो इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। चाहे आप थ्योरी पढ़ो, चाहे आप प्रैक्टिकल पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंटरप्रिटेशन स्किल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बहुत अच्छे से डेवलप होती है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो। जो बच्चे ट्यूशन लेके पढ़ाई करते हैं उनको मेरा हमेशा एक गाइडेंस रहता है कि ट्यूशन में जैसे जैसे पढ़ाई करते हो, चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, खुद सेल्फ स्टडी का, खुद रीडिंग का आदत डालिए, खुद बेयर टेक्स्ट को रीड कीजिए। टेक्स्ट को रीड करने के बाद जो आपने सीखा उसको लिंक करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी भी इंटरप्रिटेशन स्किल इनहैंस हो सके। दूसरा फायदा, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा, सेल्फ स्टडी जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो अपने हिसाब से किसी भी कंटेंट को, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को जितना उनको लगता है टाइम देना चाहिए, उनके लेवल के अनुसार वो उतना टाइम दे सकते हैं। ट्यूशंस में या पढ़ाई करते समय, पढ़ाई मतलब टीचर से पढ़ाई करते समय एक कांस्टेंट क्या होता है, टीचर के पास टाइम लिमिटेड है। तो वो 2 घंटे में अगर आपको कोई बात समझानी है, वो 2 घंटे में अपने आप पहले एक दिमाग में सोच के आते हैं आज हमें इतनी टॉपिक कवर करनी है, और उनके पास जितना टाइम अवेलेबल है उतने टाइम में वो आपको उस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, हर बच्चे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ क्या बोलूं डाइजेशन अलग अलग है। इसीलिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि 2 घंटे में जो चीज समझाई गई वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, आपको और टाइम मिलना चाहिए था। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आप अपने अनुसार, अपने कंटेंट के डाइजेशन के अनुसार अपने आप को टाइम दे सकते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है सेल्फ स्टडी करने का। तीसरा, सेल्फ स्टडी इनहैंसेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब भी आप कोई चीज सेल्फ स्टडी करते हो, पढ़ते हो, इंटरप्रेट करते हो, अगर एप्लीकेशन करते समय वो इंटरप्रिटेशन सही साबित होता है, आपने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने ये सोचा, ये इंटरप्रेट किया, एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ के उसको ट्राई किया और मैंने जो इंटरप्रेट किया वो बिल्कुल सही है, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और टॉपिक की जो रिटेंशन है वो टॉपिक की रिटेंशन बढ़ती है, क्योंकि आपको वो पढ़ के अच्छा लगता है, बिकॉज आपने जब उसको पढ़ा, जब उसको सोचा, आपको उसका अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिला। तो क्या होता है, सेल्फ स्टडी करने से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इनहैंस होता है। नंबर 4, आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत काम आती है। सेल्फ स्टडी के समय बहुत बार ऐसा होता है, किसी टॉपिक में पहली बार पढ़ा नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा नहीं समझ में आया, तीसरी बार, चौथी बार में चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हुई। तो ये जो पेशेंस है ना, कि किसी भी टॉपिक को टाइम देकर पढ़ाई करने का पेशेंस, ये पेशेंस आपके अंदर डेवलप होता है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कीपिंग दीज इंपॉर्टेंसेस इन माइंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी आपको करना चाहिए, भले ही 1 सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, जो आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हो, उस चीज में आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। मैं तो हमेशा क्लास में एडवाइस करता हूं, अगर आप एक कोर्स के साथ साथ कोई दूसरा कोर्स साइमल्टेनियसली परस्यू करते हो, सीए कर रहे हो, सीएमए करना चाहते हो, सीए कर रहे हो, सीएफए करना चाहते हो, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो सेकंड कोर्स आप कर रहे हो वो कोर्स में सेल्फ स्टडी मोड में पढ़ाई करो, उसकी ट्यूशंस मत लीजिए। आपने एक कोर्स किया है या एक कोर्स पर्टिकुलर कर रखा है, आपके पास एक बेसिक इंटरप्रिटेशन स्किल, समझने की इस स्किल, सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज आपके पास है। अब अगर आप कोई चीज पढ़ाई करते हो विच इज रिलेटेड टू योर लाइन, आपको हमेशा पहला ट्राई सेल्फ स्टडी करना चाहिए। फिर अगर आपको लगे आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लैक ऑफ पेशेंस है, या आप नहीं बैठ सकते अपने साथ कुछ देर के लिए, तो अगर आपको यह प्रॉब्लम है फिर आपको ट्यूशंस के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट ट्राई आपको करना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी करें।
तो ये इंपॉर्टेंस माइंड में रख के अगर आपको कभी भी मन में इच्छा था मुझे सेल्फ स्टडी करनी है इस सब्जेक्ट की, जरूर स्टार्ट करना। सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। डन। अब दूसरा पॉइंट, सेल्फ स्टडी करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या क्या कॉमनली मेड मिस्टेक्स है स्टूडेंट की जिसके कारण वो सेल्फ स्टडी को कभी भी आगे ट्राई नहीं कर पाते या सेल्फ स्टडी करके आधा दूर में ही चीजों को छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करते टाइम आपके सामने आएंगी। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है एंड देन यू आर थ्रू। थोड़ा सा आप पेशेंस रख के आगे बढ़ गए ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से उस चीज को कंप्लीट कर पाओगे। तो क्या क्या चैलेंजेस है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो? सबसे पहला चैलेंज, बहुत बार क्योंकि आप कोई सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो या अगर आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज नहीं है, तो होता क्या है कि आप सब्जेक्ट में जो टाइम अलोकेशन होना चाहिए, किस चैप्टर में कितना या किस टॉपिक में कितना टाइम अलोकेट किया जाए, वो नॉर्मली आपको पता नहीं रहता है। जिसके कारण क्या होता है बहुत बार लीस्ट या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या लेस टाइम टेकिंग टॉपिक्स में ज्यादा टाइम लग जाता है, और जिन टॉपिक में ज्यादा टाइम लगना चाहिए वो टॉपिक या तो बच्चा छोड़ देता है इंपेशेंस के कारण, या वो टॉपिक को हड़बड़ी में करने के कारण पूरा का पूरा समझ नहीं पाता है। सबसे पहला होता है टाइम का सही एलोकेशन ना कर पाना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस सब्जेक्ट में क्या है, कितनी गहराई है, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं या अप्रोप्रिएट टाइम अलोकेशन नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का कभी कभी लैक हो जाना। जैसा मैंने बोला, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम वाइज या कॉन्सेप्चुअल वाइज, अगर उसको आपने अप्रोप्रिएट टाइम प्रोवाइड नहीं किया तो होता क्या है, आपको लगता है आपने चैप्टर पढ़कर कंप्लीट कर दिया, बट उस चैप्टर की जो कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए थी वो कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी नहीं हो पाती है, बिकॉज जितना टाइम आपको देना चाहिए था आपने नहीं दिया, या जिस तरीके से समझना था आप उसको समझ नहीं पाए। गलत इंटरप्रिटेशन के कारण भी कभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का लैक हो जाता है। सर गलत इंटरप्रिटेशन है कि सही है, ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में आएगा जब आप उन चीजों को अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में। बिना एप्लीकेशन के कोई इंटरप्रिटेशन सही है या क्या गलत है कोई नहीं बता सकता, तो वो चीज आपको हमेशा करना होगा। अगर आप पढ़ने के साथ साथ, रीडिंग करने के साथ साथ एप्लीकेशन उसी समय करते हो तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कंसेप्ट क्लैरिटी का प्रॉब्लम ये नहीं रहता है। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ रीडिंग पे या सिर्फ स्टडी कर रहा है, एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ता है, आंसर पढ़ के आगे बढ़ जाता है, उन बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी का या एप्लीकेशन प्रैक्टिस का दिक्कत होता है, और एग्जाम में जाकर जब एप्लीकेशन करने का टाइम आता है नॉर्मली वो बच्चे थोड़ा सा अटक जाते हैं। तीसरा, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेस। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको सबसे पहले जुगाड़ करना पड़ता है। क्या जुगाड़ करना पड़ता है? रिसोर्सेस का जुगाड़ करना पड़ता है, जिनको यूज करके आपको अपनी स्टडीज करनी है। क्योंकि नॉर्मली आप प्रैक्टिकली किसी से गाइडेंस नहीं लेते हो या कोई टीचर नहीं रहता है आपके पास, तो गाइडेंस थोड़ा सा लैक होने के कारण सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम ये होता है, एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आप गैदर नहीं कर पाते हो। एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज गैदर नहीं करने के कारण जिस तरीके से या जिस लेवल पे वो स्टडीज होनी चाहिए थी वो लेवल अचीव नहीं हो पाता है। नंबर 4, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। सेल्फ स्टडी जब बच्चे करते हैं ना, तो सेल्फ स्टडी में बच्चे सेल्फ वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बच्चा बोलता है मेरे को किसी से क्या पूछने की जरूरत है, मैं तो सेल्फ स्टडी करूंगा, खुद से करूंगा, मेरा हो जाएगा। ये जो बच्चे एटीट्यूड है ना कि मैं सब कुछ खुद से कर लूंगा और मैं निकल जाऊंगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रिसोर्सेस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जब आप अपना सेल्फ स्टडी मोड में पढ़ाई करना चाहते हो। तो जब भी आपको सेल्फ स्टडी करना है ना, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो ये 4 चैलेंजेस मैंने बोले, टाइम अलोकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 2, रिसोर्सेज आपके पास अप्रोप्रिएट होने चाहिए और अवेलेबल होने चाहिए एट ऑल टाइम्स फ्रॉम द डे यू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी।
नंबर 3, आपको किसी की गाइडेंस लेनी है और गाइडेंस के साथ सेल्फ स्टडी करनी है। वो आपके बड़े भैया हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है जो ट्यूशन ले रहा है, या आपके कोई ट्यूशन टीचर हो रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की आप ट्यूशन ले रहे हो उनके टीचर से आप गाइडेंस ले सकते हो। तो कोई भी हो, बट एक जन होना चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम, जिससे आप गाइडेंस ले सको, और अगर आप कहीं अटकते हो तो उनसे पूछ के आप उस अटकने वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि सेल्फ स्टडी करना कैसे है। तो नेक्स्ट पॉइंट या थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो यही है कि आपको सेल्फ स्टडी करने से पहले क्या 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 चीज कर लेना है। मतलब बिफोर यू स्टार्ट सेल्फ स्टडी आपको इतनी बातें अश्योर करनी है कि आपने कर ली। इसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे तो जो चैलेंजेस मैंने बताए वो चैलेंजेस नॉर्मली आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो this brings me to the third point. What are the tips you must follow while you are starting your self study or while you have decided to self study a particular subject? सबसे पहला टिप, रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आप एक सब्जेक्ट का एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो लॉ को आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। बिफोर यू स्टार्ट लॉ, एक हफ्ते का टाइम आपको देना चाहिए उस लॉ के सब्जेक्ट को समझने के लिए। उस लॉ के सब्जेक्ट को समझने से मेरा मतलब है लॉ में सिलेबस क्या है, सिलेबस का मार्क्स वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर एग्जाम वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कम इंपॉर्टेंट वाले को छोड़ दो, हम लोग अपना प्लानिंग उस तरीके से करेंगे, रूटीन उस तरीके से बनाएंगे कि हम पहले उन चीजों को करेंगे जो एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर उन चीजों में आएंगे जो एग्जाम वाइज लेस इंपॉर्टेंट है। करेंगे सब कुछ, बट प्रायोरिटी डिसाइड करने में आपको पहले पता रहना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर्स एग्जाम वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स एग्जाम वाइज लेस इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, वेटेज मालूम होना चाहिए, आपको एग्जाम का ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, एग्जाम का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है किस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें रिसर्च करने के बाद, उसी के बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए बैठना है। अगर आप रिसर्च करके बैठोगे ना, तो जो मैंने टाइम अलोकेशन की चैलेंज बताई थी ना, टाइम अलोकेशन की, वो टाइम अलोकेशन की चैलेंज सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आपको पता रहेगा मेरे को इस सब्जेक्ट में किस तरीके से बढ़ना है, तो आपका टाइम अलोकेशन भी आप अप्रोप्रिएट तरीके से कर पाओगे। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको रेडी करना पड़े, तो वो चीजें लिंकेज भी आपको रिसर्च कर लेनी है। रिसर्च किस तरीके से करें सर? रिसर्च के लिए नंबर 1 एक अप्रोप्रिएट टाइम डिवोट करना है। ऐसा नहीं एक दिन खाली देख लिए सिलेबस, चल कल से स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ते का टाइम पीरियड अपने आप को दो। रिसर्च करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है जो ऑलरेडी ट्यूशन ले रहा है उस सब्जेक्ट की। आपको अपने फ्रेंड से पूछना है, यार तुझे ट्यूशन में किस फ्लो में चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, उस पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सर ने बताई है, थोड़ा सा मेरे को एक बेसिक आइडिया दो इस सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि उस फ्रेंड ने ऑलरेडी ट्यूशन ले रखी है, वो आपको आइडिया बहुत इजीली दे पाएगा। सबसे पहला, जो फ्रेंड आपका ट्यूशन ले रहा है उस फ्रेंड से बात करो और एक पैटर्न समझो किस तरीके से ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट का आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए कोई भी हो, उन इंस्टीट्यूट का उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस है, सिलेबस है, निकालो। एग्जाम पेपर्स है, निकालो। पैटर्न चेक करने के लिए वेटेज का शीट्स है, निकालो। ये सारी चीजें इकट्ठा करेंगे आप। जैसे सीए, सीएस, सीएमए में स्कैनर्स आते हैं, आपको अगर ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से खुद से निकालने में दिक्कत होती है, आप एक स्कैनर में इन्वेस्टमेंट कर दो। स्कैनर में क्या होता है, हर चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस चैप्टर से कितना मार्क्स आया, क्या फ्रीक्वेंसी है, वो सारा आपको लिखकर बताया जाता है। तो आप वो रेफर करो बिफोर यू स्टार्ट दी सब्जेक्ट, सो दैट यू कैन डिसाइड किस तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर बाद में। आप चाहो तो टीचर से पूछ सकते हो। मान लो मैं पढ़ाता हूं अकाउंट्स, बट आप मेरे पास अगर आओगे तो मैं आपको बता दूंगा लॉ भी कैसे पढ़ना पड़ता है, टैक्सेशन भी, क्योंकि मैं जानता हूं उन चीजों को और मैं बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे पता है किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। आप टीचर से जाके पूछो, वो भी आपको हेल्प करेंगे। बट बिफोर यू स्टार्ट,
रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट एडिक्वेट रिसर्च सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे 7 दिन 10 दिन 15 दिन करने के बाद रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा और उसके बाद आप डिसाइड कर लोगे मेरे बस का नहीं है, मेरे को ट्यूशन ले लेनी चाहिए. दूसरा, चूज अ अप्रोप्रिएट गाइड. ये रिसर्च करने के लिए मैंने आपको बोला ना, एक जन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आपका फ्रेंड जो ट्यूशन ले रहा है, चाहे वो आपका टीचर, चाहे वो आपका एल्डर ब्रदर जो वो कोर्स ऑलरेडी कर रखा है या कोर्स परस्यू कर रखा है. आपको एक अप्रोप्रिएट गाइड चूज करना है. एक मतलब एक 4 जन 5 जन 10 जन से पूछ के अगर आप कोई चीज का डिसीजन लोगे, हर बार आपको ये डायलेमा आएगा, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, और वो समझने के लिए अंडरस्टैंड करने में आप मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर दोगे. तो आपको ये ध्यान रखना है, एक अप्रोप्रिएट गाइड आपके पास रहना चाहिए. वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, टीचर, कंसर्न दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, एल्डर ब्रदर हो सकता है, बट एक गाइड आपको जरूरत है. एक से ज्यादा गाइड ना रखे, बट बिना गाइड के भी आप अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं करेंगे. रिसर्च करो, गाइड सेलेक्ट कर लो. तीसरा, गैदर ऑल एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज. गैदर ऑल एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज. गैदर से मेरा मतलब है, बिफोर यू स्टार्ट सेल्फ स्टडी, आपके पास जो 7 दिन का रिसर्च का टाइम है, उस 7 दिन के रिसर्च के टाइम में आपको रिसोर्सेज भी इकट्ठा करने हैं. किस बुक से मेरे को पढ़ना है, क्या कोई इंपॉर्टेंट फ्री रिसोर्स लाइक वीडियो, चार्ट्स या रिवीजन समरीज एक्सेट्रा अवेलेबल है जो मेरे को पढ़ाई में हेल्प कर सकता है. आपको सबसे पहले बुक्स रेडी करना है जिनसे आप पढ़ोगे. नंबर 2, आपको फ्री रिसोर्सेज गैदर करने हैं, जैसे वीडियोस हो गया, चार्ट्स हो गया, रिवीजन समरीज हो गया. अगर ये कुछ पे करके भी आपको मिले, मान लो एक कंसर्न टीचर की रिवीजन समरी या चार्ट्स बहुत अच्छे हैं और उनके लिए आपको एक नॉमिनल पेमेंट करना पड़ेगा. डू दैट पेमेंट, डू दैट इन्वेस्टमेंट्स एंड कलेक्ट दोज रिसोर्सेज बिफोर यू स्टार्ट. नंबर 3, इंस्टीट्यूट. जिस भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हो, उन इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए जो एग्जाम रेलिवेंट मटेरियल्स है. लाइक सीए इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आरटीपी, एमटीपी पास्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, ये आपके पास होने चाहिए. और मैं हमेशा बोलूंगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके पास प्रिंटेड मोड में होनी चाहिए. आपको पीडीएफ्स पर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, राइटिंग. अगर आप राइटिंग किए बिना सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी अधूरी है और आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज बिफोर द एग्जाम टू रिवाइज नहीं रहेंगे. क्योंकि मेरे को रिटन काम करना है. मेरे पास सारी चीजें हार्ड कॉपी में होनी चाहिए. सारे रिसोर्सेज गैदर करके रखो. वीडियोस की लिंक आपके पास होनी चाहिए. डाउनलोड कर पाते हो, डाउनलोड करके आपके पास होना चाहिए, या जहां से वो वीडियो एक्सेस करना है वो आपके पास ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए. तो आप अपने रिसोर्सेज गैदर करो. जिस बुक से पढ़ोगे वो बुक गैदर होनी चाहिए. इंस्टीट्यूट की मैट हो सकती है, टीचर की मैट हो सकती है, रेफरेंस बुक हो सकती है जो मार्केट में आपको मिलती है, कोई भी बुक हो सकती है. एक बुक जिससे आप पढ़ना चाहते हो वो बुक आप अपने पास रखोगे. कोई भी बुक हो सकती है, सारी बुक्स अच्छी है, बस उनमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन का तरीका डिफर करता है. किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो जिसमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल रहोगे. आप बुक्स, वो रिसर्च का एक पार्ट है, कौन सी बुक से मेरे को पढ़ना है, वो बुक डिसाइड करके बुक रखो. वीडियोस, चार्ट्स, रिवीजन्स अगर अवेलेबल है वो आपके पास होने चाहिए. रिवीजन चार्ट्स और रिवीजन की समरीज अगर आपको पीडीएफ में भी मिले चलेगा, क्योंकि मेरा जो सेल्फ स्टडी का तरीका उसमें मैं आपको बोलूंगा समरी आपको अपने हाथ से बनानी है. नंबर 3, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड मटेरियल्स आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल्स है. एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल्स है. आपको बेयर एक्ट निकालने की जरूरत नहीं है. प्रोफेशनल की पढ़ाई कर रहे हो, अभी प्रोफेशनल बन नहीं गए हो, बेयर एक्ट का प्रिंट आउट आपके पास हो जरूरी नहीं है, बट इंस्टीट्यूट के पास पेपर, आरटीपी, एमटीपी के प्रिंट आपके पास होने चाहिए ताकि टाइम टू टाइम आप एप्लीकेशन करके अपनी नॉलेज को चेक कर सको. नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, written practice is a must. अगर आप कोई चीज को पढ़ते हो, पढ़ने में आप जितना टाइम देते हो उसके साथ साथ आपको राइटिंग में भी काम करना है. मतलब मान लो आज आपने एक सेक्शन पढ़ा है, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं. मान लो आपने कंपनी लॉ का सेक्शन 52 पढ़ा, सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब सेक्शन 52 पढ़ने के बाद आपकी एक खुद की कॉपी आपको मेंटेन करनी है, जहां पर आपको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में बट कवरिंग ऑल द कीवर्ड्स आपको नोट्स बनाने हैं अपने.
इसको आप समरी नोट्स बोल लो या इसको आप अपना कॉपी बोल लो, दोनों ही आपके लिए ये काम करेगा। पढ़ने के साथ साथ समरी नोट्स आपका रेडी होना चाहिए। मैंने एक सेक्शन कंप्लीट किया, एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद उनसे जो रिलेटेड बातें हैं वो मैं अच्छे से लिखूंगा, किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या क्या उनके अंदर आना चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है मैं बताऊंगा। बट आपके पास हमेशा एक कॉपी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और उस कॉपी में जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक समराइज्ड वर्जन आपको लिखना है या आपके पास होना चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके पास होना ही चाहिए। नंबर 5 एप्लीकेशन आपको करना है। टॉपिक कंप्लीट हुआ, पढ़ाई कंप्लीट किया, सेल्फ स्टडी कंप्लीट किया, क्वेश्चंस बनाने की हैबिट डालनी है। क्वेश्चंस पढ़ने की नहीं, क्वेश्चंस बनाने की हैबिट डालनी है। मैं बहुत सिंपल बात करता हूं, मान लो आपने लॉ का एक चैप्टर या टैक्स का एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चंस बनाते हो ना, आप सिर्फ इंस्टीट्यूट की मैट निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 इलस्ट्रेशन है, आपको इलस्ट्रेशन 1 पढ़ना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि ये इलस्ट्रेशन 1 किस पॉइंट से रिलेटेड है और इसका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। आंसर पढ़ने से पहले खुद ब्रीफ में कि ये इससे रिलेटेड है, इसका फाइनल आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। देन रीड द आंसर एंड चेक आपने जो सोचा वो लिंक हुआ कि नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8, आठों क्वेश्चन को आपको सबसे पहले इसी तरीके से सॉल्व करना है, सो दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड जो मैंने स्टडी किया उसका इंटरप्रिटेशन सही था कि नहीं। अगर आपने देखा पढ़ा कुछ और बट आंसर कुछ और है, तो आपको एक बार वापस रीड करना पड़ेगा, शायद आपका इंटरप्रिटेशन कहीं मिस्टेक हो गया। अगर इंटरप्रिटेशन गलत ये बाद में पता चलता है तो टाइम गुजर जाता है और फिर कुछ करने का टाइम नहीं रहता है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है ना, सेल्फ स्टडी के साथ साथ उसी समय क्वेश्चंस बनाने का आदत डाले। आप अगर कोई बुक खोज रहे हैं, बुक ऐसी खोजो जहां हर छोटे छोटे टॉपिक वाइज या हर छोटे छोटे पार्ट वाइज कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, जिनको आप यूज करके अपने कॉन्सेप्ट को कंक्रीट कर सकते हो, समझ सकते हो। सिर्फ बेयर टेक्स्ट से पढ़ के या सिर्फ जहां पर थ्योरी ही थ्योरी लिखा है उसको पढ़ के भी काम नहीं होगा, उनके साथ साथ आपके पास क्वेश्चंस भी होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ स्टडी जिस भी सब्जेक्ट को कर रहे हो उसको ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ डे करो जिस समय आप सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो। अगर आपको लगता है मॉर्निंग में उठने के बाद मेरी पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, उस समय उस सेल्फ स्टडी वाले सब्जेक्ट को पकड़ना है। या रात को सबके सोने के बाद 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटा मैं जितना एफिशिएंटली पढ़ाई करता हूं उस समय कुछ नहीं हो और पूरे दिन में नहीं होता है, वो 3 घंटे के समय आपको उस सेल्फ स्टडी वाले सब्जेक्ट को अपनी रूटीन में डालना चाहिए। तो जो चैलेंजेस थे ना, वो चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे अगर आप स्टार्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखो। नंबर 1, रिसर्च करो। नंबर 2, एक गाइड होना चाहिए। नंबर 3, बिफोर यू स्टार्ट ऑल एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। नंबर 4, रिटन नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। नंबर 5, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है क्वेश्चंस में। नंबर 6, सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट जिसकी भी कर रहे हो, जो आपके दिन में सबसे ज्यादा एफिशिएंट टाइम आपका होता है उस समय उस सब्जेक्ट को आपको टाइम देना चाहिए, ताकि आप अपने कंसिस्टेंटली सेल्फ स्टडी वाले सब्जेक्ट को पढ़ सको और आपको उसमें इंटरेस्ट जनरेट हो सके। तो सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस एंड टिप्स जो आपको सेल्फ स्टडी करते समय ध्यान में रखना है, ये सबसे पहले आपको समझना चाहिए बिफोर यू वांट माय आंसर कि सर अब बताओ सेल्फ स्टडी करना कैसे है। सेल्फ स्टडी करने से पहले आपको इन सब चीजों का ध्यान होना चाहिए। डन? चलिए, अब क्वेश्चन अराइज ये करता है कि सर सेल्फ स्टडी जो हम लोगों को करना है, चाहे सर थ्योरी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, सर सेल्फ स्टडी का एक बेसिक गाइडलाइन या एक बेसिक तरीका आप हमें समझा दो, ताकि हम अगर सेल्फ स्टडी करें तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाए जिसको फॉलो करके हम इजीली सब्जेक्ट्स को कर सके। मैं इस डिस्कशन को 2 पार्ट में रखूंगा। थ्योरी सब्जेक्ट को किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं, थ्योरी सब्जेक्ट में जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इनिशियली गुड रीडिंग्स आर इंपॉर्टेंट देन
टाइम गिविंग लर्निंग्स और टाइम गिविंग मगअप्स। इनिशियली आप हमेशा रीडिंग्स पर फोकस करेंगे और धीरे 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 विथ प्रोसेस या विथ टाइम आपको चीजें लर्न होना शुरू होंगी। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो फर्स्ट टाइम रीडिंग में मेरे को पूरा का पूरा चीज लर्न हो जाना चाहिए, या फर्स्ट रीडिंग में आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हो कि मेरे को पूरा का पूरा लर्न हो जाना चाहिए, मैं बता दूं आपको, आप टाइम तो इन्वेस्ट कर दोगे बट जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं, द स्टेप्स मे बी लाइक दिस। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको एक रीडिंग करनी है चैप्टर की। रीडिंग, जो भी टॉपिक आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसकी रीडिंग करनी है, थॉरो रीडिंग, नॉट टू लर्न द टॉपिक बट विद अ व्यू टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द टॉपिक। आप जब पहली बार उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप थॉरोली फोकस्ड वे में उस चीज को अच्छे से रीड करो। इंपॉर्टेंट चीजें जहां लग रही है उनको जरूर मार्क करो, बट ये एक्सरसाइज लर्न करने के लिए नहीं है। मैंने थॉरोली रीड किया है ताकि मैं जिस्ट को समझ सकूं टॉपिक में, और टॉपिक में जिस्ट समझने के बाद फिर मेरे को आगे जो लर्निंग करना है वो काम किया जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग जब भी आप करोगे, आप हमेशा 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 थॉरो रीडिंग, फोकस्ड रीडिंग। नंबर 2, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द जिस्ट। नंबर 3, मार्क इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पॉइंट जो आपको लगा कि आपको ये चीज याद रखना चाहिए। स्टेप नंबर 2, जब आपने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स आपको गो थ्रू करने चाहिए। इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपने एग्जाम्पल को रीड किया, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन को रीड किया, एंड देन आप एक बार उस कॉन्टेक्स्ट को रीड करके समझने की कोशिश करो। जो जिस्ट आपने अंडरस्टैंड की, उसमें उस जिस्ट को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल में। जैसे मान लो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक पढ़ा, माइनर का पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एक इलस्ट्रेशन देखा जहां पर आपको एक केस स्टडी के रूप में केस समझाया हुआ है। केस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक बार आप कनेक्ट करने की कोशिश करो जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एंड देन रीड द आंसर और द सॉल्यूशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने जो जिस्ट अंडरस्टैंड किया है वो एप्लीकेशन सही हुआ या नहीं, या वो इंटरप्रिटेशन सही हुआ या नहीं। अगर इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगा तो बार बार उस चीज को पढ़ के या लर्न करके कोई फायदा नहीं है, आप रिटेन नहीं कर पाओगे। बट अगर एग्जाम्पल आपने किया और आपको लगा कि इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही था, मैंने जो सोचा वही आंसर है, देन आपका फर्स्ट पार्ट सेल्फ स्टडी का कंप्लीट होता है कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार समझ लिया है। जो सर क्लास में कराते हैं, क्या कराते हैं, चीजों को समझाते हैं, वो आपको सबसे पहले खुद को करना है, चीज को समझने की कोशिश करनी है। तो स्टेप 1 हो गया थॉरो रीडिंग फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द जिस्ट। स्टेप 2 हो गया सीइंग द एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशन, ट्राइंग इट ऑन योर ओन सेल्फ। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा, सोचो क्या आंसर होना चाहिए, एंड देन सी द आंसर एंड चेक कि आपकी सोच उस क्वेश्चन से या उस केस से मिल रही है या नहीं मिल रही है। यह हो गया स्टेप 2। तीसरा स्टेप, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की वापस एक रीडिंग देनी है। सेकंड रीडिंग भी एक अच्छी थॉरो रीडिंग होगी जिसमें आपको टाइम लेके रीड करना है। अब जो आप रीडिंग कर रहे हो, दिस रीडिंग इज फॉर द पर्पस ऑफ कीवर्ड्स लर्निंग, फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग द कीवर्ड्स। आपने जो टॉपिक पढ़ना शुरू किया उसमें जो कीवर्ड्स या की पॉइंट्स है जिनको देखकर आपने एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन सॉल्व किए, 3 4 5 एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देके आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक से किस तरीके के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। उन चीजों को आपको क्या करना है, अब कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को लर्न करने की कोशिश करनी है। ये आपका रीडिंग 2 है जो आपको उस टॉपिक के अंदर ले जाएगा और कीवर्ड्स, की पॉइंट्स आपके सामने रख के आपको लर्न करने में हेल्प करेगा। जैसे ही कीवर्ड्स और की पॉइंट्स आपका लर्न हो गया ना, ये एक ही दिन में काम होना चाहिए, 1 सिंगल डे। टॉपिक बड़ा है 2 डेज, बट ये काम एक साथ होना चाहिए चैनलाइज्ड वे में। रीडिंग 1 फर्स्ट रीडिंग, नंबर 2 एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन सीइंग, नंबर 3 सेकेंड रीडिंग करने के बाद जब आपको कीवर्ड्स और पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा लर्न होने शुरू हो गए, अब वो टाइम है जब आपको अपनी समरी बना लेनी चाहिए। समरी 2 तरीके से बना सकते हैं, हैंड रिटन समरी या ऑडियो नोट के थ्रू समरी। जैसा आप
को सही लगता है, जो चीज आप बार बार रेफर कर सकते हो, इजीली रेफर कर सकते हो, वैसी समरी बनाओ। समरी बनाते समय हमेशा ध्यान रखना, यू कैन रेफर चार्ट्स, यू कैन रेफर रिविजन्स ऑफ टीचर्स, बट आपको अपने हाथ से लिखने का है या आपको अपनी वॉइस में बोलना है। कोई चार्ट सेव करके रख लेने से या प्रिंट करके रख लेने से वो समरी आपको आगे हेल्प करे ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप अपने हैंडराइटिंग में चीजों को लिखोगे, एक तो जो कीवर्ड्स लर्न किए उनकी रिटन प्रैक्टिस हो गई, और दूसरा आपको समझ में आएगा किस सीक्वेंस में आपने चीज को पढ़ा था और उसी सीक्वेंस में आप चीज को समराइज करोगे। कभी भी समरी करोगे, ध्यान रखना, इस समय ध्यान रखना, कॉपी या बुक आपके सामने खुला हुआ होना चाहिए और अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट पढ़ के उनको समराइज करना आप चालू करेंगे। बुक या कॉपी सामने खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने पढ़ा, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर बुक बंद करके समरी करने जाओगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट छूट जाए, ताकि एक भी पॉइंट समरी में ना छूटे। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपने बुक या कॉपी खोल के समरी को लिखा है। अगर कोई ऑलरेडी रिटन समरी आप फॉलो कर रहे हो तो उस समरी को अच्छे से आप रीराइट करोगे और उसमें जो चेंजेस आपको अपने हिसाब से सुटेबल लगती है वो चेंजेस आप करोगे। ये करने से क्या हो गया, आपका जो कंटेंट था, टॉपिक था, वो अब रेडी हो गया है, वो अब गुड टू गो है। इसका बस टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना है। ये आपने कर लिया जब आपने पढ़ाई की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, आप उस वीक में जब संडे आए या जब भी आपको टाइम मिले, उस टॉपिक से रिलेटेड जो पास्ट एग्जाम्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चंस है, उनको थोड़ा सी करना और इस बार देखने के साथ साथ उनको लिखने की प्रैक्टिस करना। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आपने उठाए, देखा लास्ट 4 टर्म में 2 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, जो 2 बार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को पढ़ा, अब रिटन में लिख के चेक करो। अब सोच के आंसर देना नहीं, अब रिटन में लिख के चेक करो। 2 ही आंसर लिखो बट रिटन में लिख के चेक करो एंड सी कि आपने जो आंसर लिखा है स्टैंडर्ड आंसर से वो कितना कितना मिलता है। अगर आप स्टैंडर्ड आंसर जैसा आंसर लिख पा रहे हो तो आपका टॉपिक गुड टू गो है, बस टाइम टू टाइम रिवीजन, एग्जाम में जाओ, मस्त आपको याद आ जाएगा। बट अगर आपको लगता है मैं जो राइटिंग कर रहा हूं वो राइटिंग के हिसाब से थोड़ा सा मेरा आंसर जो है वो लो क्वालिटी का है, तो आपको ये रिटन प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ानी होगी जब तक आप उस स्टैंडर्ड आंसर के आसपास ना पहुंच जाओ। स्टैंडर्ड आंसर के आसपास से मेरा मतलब ये नहीं है जो वर्ड्स वहां लिखे हैं वही वर्ड्स आपको, आपके कीवर्ड्स रहने चाहिए, कीवर्ड्स रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने चाहिए, कंक्लूजन्स वगैरह सही रहने चाहिए या फाइनल आंसर वगैरह सही रहना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है, यू आर गुड टू गो। आपको बार बार एक ही चीज का प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं, सिर्फ समरी को टाइम टू टाइम घुमा लेना, आपका काम हो जाएगा। तो टोटल इस तरीके से थ्योरी सब्जेक्ट को आप अप्रोच करोगे। फर्स्ट रीडिंग, example illustration, seeing and applying the concept. Second reading, learning the keywords and key points, summarizing the content and seeing the past exam questions and RTPs for written practice. ये एक थ्योरी सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी करने का 1 2 3 4 5 स्टेप्स है जो आपको फॉलो कर लेना चाहिए। डन। साथ साथ टाइम टू टाइम जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट तो चाहे आप ट्यूशन लो ना लो, दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे अच्छा पोर्शंस कंप्लीट हो जाता है, एक दिन बैठो, एक चैप्टर की जगह 3-4 चैप्टर के मिलाकर क्वेश्चंस करने की कोशिश करो और देखो रैंडम क्वेश्चन सिलेक्शन में आपका जो आंसर का तरीका है या जो आपका माइंड चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में मिक्स बैक क्वेश्चन आएंगे, रैंडम क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी वो प्रैक्टिस भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, काम हो जाएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में किस तरीके से सेल्फ स्टडी करना चाहिए? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो, रिमेंबर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को किस तरीके से करते हैं पता है आपको? क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, क्वेश्चन को देख के ये समझने की कोशिश की आंसर किस तरीके से किया गया है, एंड उसको फिर बार बार रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं जब तक वो पूरा का पूरा सही से रेप्लिकेट ना कर दे। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आपका अभी तो काम हो जाएगा बट आगे जब आप करोगे आपको बार बार वही चीजें घुमाकर देखनी होगी।
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, सबसे पहला काम है उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी को अच्छे से रीड करना और अंडरस्टैंड करना। आपने कोई एक चैप्टर निकाला, अब चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ो ये चैप्टर आप क्यों पढ़ने जा रहे हो, इस चैप्टर में क्या क्या बातें आपको सिखाई जाएंगी। फिर एक एक टॉपिक जो जो आएगा प्रैक्टिकल, जहां से न्यूमेरिकल सम आते हैं, उनका थॉरो थ्योरी पढ़ो और उसके बाद फिर क्वेश्चन लेके एप्लीकेशन का कोशिश करो। जब तक आप प्रैक्टिकल पोर्शन की थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक जो चीज है ना वो क्लियर नहीं होगी। वो सिर्फ आपका एक बार आपने देख लिया कि हाँ ऐसे करना है, बट एग्जाम में जाके जब उसको करना होगा या कोई टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, यू वोंट बी एबल टू गो थ्रू। तो सबसे पहला काम है आपको प्रैक्टिकल पोर्शन की थ्योरी अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करनी है। वही फर्स्ट रीडिंग करो, अंडरस्टैंड करो जिस्ट की क्या बोलना चाहता है। जैसे ही आपका जिस्ट अंडरस्टैंड हो गया आपको, अब आप वहीं उसी मैट के इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स को देखना शुरू करो। जब आप कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हो, आपने जो जिस्ट पढ़ी उसके हिसाब से आपने क्या समझा वो करने की कोशिश करो, एंड देन सी दी आंसर और देखो आपने जो सोचा वो सही है या नहीं। पहले एक दो इलस्ट्रेशन में अपनी सोच बैठाने की कोशिश करो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्रोच करना है या किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है कि मेरा आंसर आ जाए। एक दो बार जब आप ये एक्सरसाइज कर लोगे, आपको एक सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको रिटन सम सॉल्व करने हैं। दो इलस्ट्रेशन पहले सोच के देखा, हाँ मेरा टॉपिक मैंने जो पढ़ा वो मेरे को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप अच्छे से फॉर्मेट बना के सॉल्व करो। जहां जहां मिस्टेक्स हो रहा है उनको मार्क करके चेक करो मिस्टेक क्यों हो रहा है, उससे रिलेटेड थ्योरी को एक बार रीड करो एंड देन अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन एंड उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले थ्योरी पढ़ना है, इलस्ट्रेशन देख के जो थ्योरी पढ़ा उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है और फिर कुछ क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा जिससे आपका एक चैप्टर आपको पहले कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ना, वापस जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में समरी बनाई थी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी समरी करना है। बट इस बार समरी के लिए ना खुद से करो, ऐसा प्रॉब्लम होता है बहुत, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शंस में क्या होता है कि हर चीज के कभी फॉर्मूलेज होते हैं, कभी फॉर्मेट्स होते हैं, खुद से उस चीज को अच्छे से जचा पाना पॉसिबल नहीं होता है और हर चीज लिखना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी पूछेगा नहीं, एग्जाम में तो न्यूमेरिकल पूछेगा। तो जो पोर्शन न्यूमेरिकल के लिए रेलिवेंट है उनकी आपको समराइजेशन करनी है। कोई भी समरी या रिवीजन आप सबसे पहले उठाओ, उस समरी या रिवीजन को अच्छे से पढ़ के समझो किस तरीके से हुआ और फिर उसको अपनी हैंड राइटिंग में वापस से रीडू करो। जो आपको लगता है पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपने किए थे, उन क्वेश्चन का नंबर वहां मेंशन करो, ताकि जब आप रिवीजन करने जाओ, आपने समरी को पढ़ा, उस क्वेश्चन को रेफर किया, समरी को पढ़ा, क्वेश्चन को रेफर किया, थ्योरी भी समझ में आ गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ में आ गया, रिवीजन इज थ्रू। तो अगर आपको करते समरी करते समय अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चंस अच्छे थे जो मेरे को ध्यान रखने हैं, उन क्वेश्चन का नंबर पर्टिकुलर टॉपिक के पास लिख लो, ताकि जब भी आप पीछे जाकर वापस देखना चाहो आप आराम से कोरिलेट करके पढ़ाई कर सको, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ एप्लीकेशन भी कर सको एट द सेम टाइम। एक बार आपका टॉपिक समराइज होके कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आप इंस्टीट्यूट्स की मैथ से पढ़ रहे हो, जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूट है उनकी मैथ से पढ़ रहे हो, काम सारा हो जाए जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको कोई अलग से प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए कोई दूसरी मैथ लेनी पड़े। आप रिसर्च किए थे, रिसर्च में जो आपको लगा सबसे अच्छी मैथ है या जिनमें क्वेश्चंस की कवरेज अच्छी है, एग्जाम वाइज क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, आप स्कैनर्स भी ले सकते हो, उनके आप मैथ लेके उनसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका यह होना चाहिए, एक दिन में 10, 15, 20 क्वेश्चन बनाए जरूरी नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन। आपने 4 से 5 क्वेश्चन आज बना लिए, डन। नेक्स्ट दिन वापस 4 से 5 क्वेश्चन। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पेशेंस रखना है। पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि चैप्टर हो सकता है पहला ही दिन कंप्लीट हो जाए, बट उसका रेलिवेंट प्रैक्टिस या रेलिवेंट कवरेज एक ही दिन में हो जाए जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको नेक्स्ट 3-4 डेज देके उसके 4, 15-20 सम ऐसे कवर करने हैं, ताकि जो आपने पढ़ा वो अब आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेटल हो जाए। अगर आप चाहो तो किसी टीचर की बुक ले लो, जो टीचर अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, उनकी बुक से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन, आपको अलग से कोई दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट क्योंकि टीचर की बुक में जरूरी नहीं है हर बार सोल्यूशन हो, इसीलिए रेफरेंस बुक लेने से क्या होता है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों एक जगह मिल जाता है, जो एक तरीके से बात अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर बच्चा प्रॉब्लम पढ़ते ही सोल्यूशन के अंदर चला जाता है देखने, बच्चा खुद से ट्राई नहीं करता। बट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके पास ऐसी बुक होनी चाहिए जहां प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों एक जगह आपको मिल जाए, ताकि प्रैक्टिस करने के बाद आप चेक कर सको
आपने जो किया वो सही है या नहीं है। फिर टाइम टू टाइम, जैसे मैंने बोला, पास्ट पेपर्स, आपने अगर ये काम कर लिया, चैप्टर को पढ़ लिया, समराइज कर लिया, इलस्ट्रेशन एप्लीकेशन सीख लिया, समराइज कर लिया, नेक्स्ट 3 to 4 डेज आपने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, यहां पे आपका चैप्टर खत्म, नया चैप्टर स्टार्ट कर दो। बट टाइम टू टाइम जो पास्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेके टाइम टू टाइम बनाते जाओ, जिसको मैं रेगुलर प्रैक्टिस बोलता हूं, जो हम लोग अपनी एप्लीकेशन में करवाते हैं बच्चों को। रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है, जिसके लिए आप पास्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स लेकर हर 2 दिन में, 1 दिन में उस चैप्टर का एक क्वेश्चन बना लो, ताकि जो चैप्टर पढ़ा था वो आपको याद रहे। अगर आप ये एक्सरसाइज थोड़े टाइम तक कर लेते हो, देखोगे धीरे 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 चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में आ जाएगा एंड बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बच्चा सेल्फ स्टडी करते समय सबसे बड़ी गलती करता है, वो सिर्फ कंसंट्रेट करता है प्रैक्टिकल पोर्शंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसको सिर्फ ऐसा लगता है मेरे से क्वेश्चन अगर बन रहा है तो मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट है। आंसर इज नो। क्वेश्चन बन रहा है की बात नहीं है, कवरेज की बात है। अगर हर टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, योर कवरेज इज गुड टू गो। बट अगर आपको लगता है कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन आने से मेरे को दिक्कत होती है, आपको थोड़ा उस चैप्टर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आगे चैप्टर में, क्योंकि अगर वो चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है तो आगे हमेशा के लिए वो लैक्यूना रह जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए इनिशियली जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आप रिवीजन वीडियो फर्स्ट में ही, एकदम शुरू में ही आप चेक कर सकते हो। रिवीजन वीडियोस में क्या होता है, कितने टॉपिक्स इस चैप्टर में है वो आपको पता चल जाते हैं, हर टॉपिक का क्या रेलेवेंस है एग्जाम वाइज वो आपको समझ में आ जाता है। और अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड कोई फॉर्मूला है या एप्लीकेशन बेस्ड कोई टॉपिक है, तो उसका एग्जाम्पल रिवीजन वीडियोज में रहने के कारण आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आता है, और फिर आप अपनी रीडिंग वगैरह का काम करोगे तो भी आपको चीजें चैनलाइज्ड वे में हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो प्रोसीड कर सकता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, फीडबैक हो, जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपके कोई डाउट होगे तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, आपके अगर कोई फीडबैक होगे तो जरूर अप्लाई करूंगा, और उसके ऊपर अगर कोई वीडियो बनाना होगा मैं जरूर बनाऊंगा, ताकि आपको हेल्प हो सके। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेल्फ स्टडी पार्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।